नमस्कार दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान, जिसका नाम था समकालीन विश्व में राजनीति, जिसके अंतर्गत अपन प्रथम पाठ पढ़ रहे थे। पहला ही पाठ था शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर अध्याय नंबर 1 था शीत युद्ध का दौर। तो अपन ने पिछले वीडियो में शीत युद्ध के दौर के अंतर्गत अपन शीत युद्ध को देख चुके थे कि शीत युद्ध आखिरकार होता क्या है, शीत युद्ध के दौरान किस प्रकार से जो है संपूर्ण विश्व दो भागों में विभक्त हो गया, दो गुटों में बट गया। एक था सोवियत संघ गुट, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका का गुट। ये सिर्फ एक विचारधाराओं की लड़ाई थी। मैंने उस वक्त भी आपको बताया और अब भी बता रहा हूं कि सिर्फ मात्र ये विचारधाराओं की लड़ाई थी। किसकी विचारधारा सर्वश्रेष्ठ है, इस बात को लेकर जो ये एक प्रकार से युद्ध था, तो इसकी तासीर ठंडी रही, इसलिए इसको शीत युद्ध कहा गया। सारी चीजें अपन पढ़ चुके थे। अपना जो टॉपिक था, अपन सारी चीजें शीत युद्ध के दायरे पढ़ चुके थे कि शीत युद्ध के दौरान जो है कुछ ऐसे मामले आए, कुछ ऐसी जगह आई जहां पर सीधे तौर पर युद्ध हो सकता था, लेकिन बात कुछ हद से ज्यादा नहीं बढ़ी। अपन लोग जो है क्यूबा का मिसाइल संकट पढ़ चुके थे, शीत युद्ध के दायरे सारी चीजें अपन पढ़ चुके थे। अब अपन पढ़ेंगे दो ध्रुवीयता को चुनौती। अपना पॉइंट है दो ध्रुवीयता को चुनौती, गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन। देखिए, आप जैसा जानते हैं कि शीत युद्ध के दौरान संपूर्ण विश्व दो गुटों में बढ़ चुका था, यानी दो ध्रुवों में बढ़ चुका था पूरा विश्व। एक जो धुरी थी वो थी सोवियत संघ धुरी, दूसरी संयुक्त राज्य अमेरिका की धुरी। दोनों अलग अलग विचारधाराओं के तहत जो है विश्व में अपनी विचारधारा को सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो अब जब विश्व संपूर्ण विश्व लगभग देश दोनों गुटों में बढ़ चुके थे, उस समय इन दोनों गुटों को चुनौती दी थी। वो किसने दी थी? गुट निरपेक्ष आंदोलन। अब देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का आज अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। किस प्रकार से गुट निरपेक्षता का जन्म हुआ, किन परिस्थितियों में इसका जन्म हुआ, क्या इसकी मुख्य बातें थी, इस विश्व की क्या देन है, शीत युद्ध के दौरान जो है भारत का रवैया किस प्रकार का रहा, गुट निरपेक्ष आंदोलन की आलोचना किस प्रकार से होती रही है, इसकी वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है, कुछ जो है संधियां भी अपन लोग पढ़ेंगे। तो आज अपन इस शीत युद्ध का जो दौर है, प्रथम पाठ है अपना अध्याय नंबर 1, इसको पूरा कर देंगे। गुट निरपेक्ष, देखिए गुट निरपेक्ष यानी गुट प्लस निरपेक्ष। गुट का मतलब होता है गुट, आप सब लोग जानते हैं, और निरपेक्ष का मतलब होता है अलग। यानी यह जो नीति थी वो गुटों से अलग रहने की नीति थी। यानी इस नीति के दौरान कहा गया, इस नीति के अंतर्गत कहा गया कि अपन को किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, अपन को दोनों गुटों से अलग रहना। देखिए उसी समय जिस समय 1900, देखिए मैंने आपको बताया था कि 1945 के बाद में जैसे द्वितीय विश्व समाप्त हुआ, शीत युद्ध का जो दौर प्रारंभ हो गया था, उसी दौरान बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए थे, जिनमें मैं आपको बताऊं एशिया के बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए थे, जिनमें भारत भी सम्मिलित था। अफ्रीका के बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए थे। उधर से जो है लातीनी अमेरिका, इसके भी बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए थे। देखिए, जब ये देश स्वतंत्र हुए 1947, 49, 50, जो भी आसपास में शीत युद्ध के दौर में ये देश स्वतंत्र हुए थे, इनके पास मात्र दो ऑप्शन थे, या तो आप सोवियत संघ के गुट में चले जाइए या फिर आप संयुक्त राज्य अमेरिका के गुट में
चले जाइए। लेकिन गुटों से अलग रहने की नीति है, गुट निरपेक्ष की नीति है। इसने नव स्वतंत्र देशों को एक अलग ही ऑप्शन दे दिया, नव स्वतंत्र देशों को एक अलग ही ऑप्शन दे दिया कि आप इन दोनों गुटों से अलग रहिए और दोनों ही जो महाशक्तियां हैं उनसे लाभ उठाइए। इस प्रकार की नीति जो है गुट निरपेक्षता की नीति। देखिए अब गुट निरपेक्षता की नींव किस प्रकार से पड़ी, किस प्रकार से गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है सामने आया, किन परिस्थितियों में सामने आया, ये सारी चीजें अपन आज नोट करेंगे, आज देखेंगे। देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन। देखिए मैं आपको कुछ देशों के नाम बताऊंगा और उनके नेताओं के नाम बताऊंगा। देखिए भारत से थे भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू। इधर यूगोस्लाविया से थे जोसेफ ब्रांज टीटो, अपन बात करें मिस्र की तो मिस्र से थे अब्दुल नासिर। इन तीनों की दोस्ती में सन 1956 में बैठक हुई थी। कब हुई थी साहब? 1956। सन 1956 में बैठक हुई थी और इन तीनों नेताओं को ही गुट निरपेक्ष आंदोलन के जन्मदाता के रूप में माना जाता है। ये तीनों नेता या तीनों देश भारत, यूगोस्लाविया और मिस्र। तो भारत से थे पंडित नेहरू, यूगोस्लाविया से थे जोसेफ ब्रांज टीटो और मिस्र से थे अब्दुल नासिर। इनके नेतृत्व में, इनकी दोस्ती में एक बैठक हुई 1956 में। इसी समय जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव मानी जाती है। इसी समय से इन तीनों की दोस्ती, इसके अलावा इनकी दोस्ती के अलावा इंडोनेशिया से सुकर्णो, इंडोनेशिया के थे सुकर्णो और घाना के थे बामे एन कुरुमा, बामे एन कुरुमा ने इनका जोरदार, यानी जोरदार इनका जो है समर्थन किया। इस आंदोलन को आगे लाने में इन 5 देशों का जो ये योगदान है, 3 देश जो थे इसके जन्मदाता थे, लेकिन बाद में इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के जो थे बामे एन कुरुमा, इन्होंने इन तीनों देशों का जोरदार जो है समर्थन किया। इस प्रकार से 1956 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। अब देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ चुकी है। अब अपन देखेंगे इसका सम्मेलन कहां हुआ है, पहला सम्मेलन कहां हुआ था, कितने देशों ने भाग लिया था। ये बात आपको थोड़ी जो है याद रखने वाली बात है। इसका पहला सम्मेलन बड़ा महत्वपूर्ण है, इस सम्मेलन को आप हमेशा याद रखो। देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन था वो हुआ था, कब हुआ था सर? 1961 में हुआ था। कहां हुआ था सर? बेलग्रेड। 1961 में बेलग्रेड में इसका फर्स्ट सम्मेलन हुआ था। कितने देशों ने भाग लिया सर? 25 देशों ने भाग लिया इसमें। 25 देशों ने भाग लिया। इस बात को आप ध्यान रखोगे, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। कितने देशों ने भाग लिया सर? 25 देशों ने भाग लिया था। और इस दौरान कम से कम इन बातों का जो है 3 बातें 4 बातें निकल कर आती है अपने सामने परिणाम के तौर पर। प्रथम सम्मेलन के परिणाम के तौर पर 3-4 बातें निकल कर आती है कि कम से कम, ज्यादा नहीं तो जो है इन 5 देशों के बीच, कौन कौन से 5 देश? एक बार मेरे साथ में बोलो। भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र, इंडोनेशिया और घाना। इन 5 देशों के बीच सहयोग की बात की गई।
वैसे तो इन सदस्य देशों के बीच में सहयोग की बात की गई, लेकिन कम से कम तो इन 5 देशों के बीच तो सहयोग होना ही होना चाहिए। दूसरी बात इसमें चर्चा की गई शीत युद्ध के बढ़ते हुए दायरे, शीत युद्ध के बढ़ते दायरे, इसको लेकर भी इसमें चर्चा हुई कि शीत युद्ध के जो दायरे हैं वो किस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं। तो इन बातों को लेकर इसमें चर्चा हुई थी। अब देखिए इसका जो 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 2006 में। ध्यान रखना कहां हुआ था सर? हवाना में हुआ था। कितने देशों ने भाग लिया सर? 116 देशों ने भाग लिया। ध्यान रखना 14वां शिखर सम्मेलन 2006 में, आपकी किताब के अंदर नहीं है लेकिन मैं आपको एक जानकारी के तौर पर बता रहा हूँ। याद रखने की कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है लेकिन जानकारी के तौर पर बता रहा हूँ। 14वां शिखर सम्मेलन 2006 में हवाना में हुआ था। 116 देशों ने भाग लिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आप जो बता रहा हूँ। 2019 में इसका सम्मेलन हुआ था। कहां हुआ था सर? अजरबैजान में हुआ था। 2019 में इसका सम्मेलन हुआ था अजरबैजान में। कितने देशों ने भाग लिया? 120 देशों ने भाग लिया और 18 पर्यवेक्षक देशों ने भाग लिया। 120 सदस्य देशों ने भाग लिया और 18 पर्यवेक्षक देशों ने भाग लिया था। तो ये सम्मेलन मैंने आपको बता दिया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 बेलग्रेड में हुआ था। 25 देशों ने भाग लिया। इसके परिणाम के तौर पर 2-3 बातें निकल कर आती है। एक तो कि भाई कम से कम इन 5 देशों के बीच सहयोग कौन कौन से 5 देश? भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना, इनके बीच कम से कम सहयोग और शीत युद्ध के बढ़ते हुए दायरे और अंतरराष्ट्रीय फलक पर अफ्रीकी नए देशों का नाटकीय उदय, ये इसके परिणाम हुए थे। इनके जो है इसके जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन था, इसके परिणाम क्या थे? 5 देशों के बीच सहयोग, शीत युद्ध के बढ़ते दायरों को रोकना, इसके अलावा अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय, अंतरराष्ट्रीय फलक पर अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय। 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था 2006 में हवाना में। 116 देशों ने भाग लिया। 2019 में, सॉरी 9 लिखा गया है, 2019 में अजरबैजान में इसका सम्मेलन हुआ था। 120 देशों ने भाग लिया और 18 पर्यवेक्षक देशों ने भाग लिया। इन बातों को आप बिल्कुल याद रखना। इसकी नींव कब पड़ी थी सर? 1956। कभी भी पूछ सकता हूं। चलते कौन कौन की दोस्ती थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्राज टिटो, अब्दुल नासिर। कौन कौन से देश से थे? अब जो जवाहरलाल नेहरू थे भारत से थे, टिटो जो थे यूगोस्लाविया से थे, और जो अपने इधर से अब्दुल नासिर है वो मिस्र से मिस्र से। और इसके अलावा अपन बात करें, इनका जोरदार समर्थन किया था घाना के बामे एनक्रुमा और इंडोनेशिया के सुकर्णो ने। अब देखिए शीत युद्ध से संबंधित कुछ बातें और पढ़ते हैं। क्या है सर? देखिए कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं कि शीत युद्ध जो गुट निरपेक्ष है, गुट निरपेक्ष है, वो पृथकतावाद की नीति है, पृथकतावाद है। देखिए इसमें साबित कर देता हूं। क्वेश्चन आता है बहुत बार। देखिए जो 2015 के आसपास था यही कोर्स था, पिछला कोर्स रिवाइज होकर आया। तो देखिए उसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता था कि गुट निरपेक्ष की नीति पृथकतावाद की नीति नहीं है। क्यों? समझाइए। तो गुट निरपेक्षता की नीति पृथकतावाद की नीति नहीं है, क्योंकि पृथक का मतलब क्या होता है भाई? अलग होना। यानी पृथकतावाद का मतलब अलग होना, यानी अपने आप को अंतरराष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना, अपने आप को अंतरराष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना, ये होता है पृथकतावाद। लेकिन गुट निरपेक्षता के दौरान इन्होंने सिर्फ अपने आप को गुट से अलग रखा था। इसके देश जो थे इन्होंने मात्र गुट से अलग रखा था अपने आप को, न कि अंतरराष्ट्रीय मामलों से काट कर रखा था। यानी इन्होंने अंतरराष्ट्रीय मामलों में भाग लिया था। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय, समझे कुछ, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय मामलों में भाग लिया था, अपने आप को अंतरराष्ट्रीय मामलों से काट कर नहीं रखा था। यानी पृथकतावाद में क्या होता है? पृथकतावाद में अपने आप को अंतरराष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना, अंतरराष्ट्रीय मामलों से अलग। यानी इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर क्या हो रहा है, किन देशों के बीच युद्ध हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन सभी बातों से बिल्कुल अलग।
दो देशों के बीच युद्ध हो रहा तो होने दो, उसमें बिल्कुल कोई हस्तक्षेप नहीं, उसके बारे में कोई राय नहीं, इस प्रकार से होता है पृथकतावाद। देखिए पृथकतावाद को अपनाया था जो स्वतंत्रता के पश्चात अमेरिका ने अपनाया था पृथकतावाद को। कब तक ये अपनाया था सर? प्रथम विश्व युद्ध से पहले तक। प्रथम विश्व युद्ध से पहले तक किसने अपनाया था? से पहले तक किसने अपनाया था? अमेरिका ने पृथकतावाद को अपनाया था, अंतरराष्ट्रीय मामलों से अपने आप को काट कर रखा था। तो यहाँ पर समझ में आ गया गुटनिरपेक्षता की नीति पृथकतावाद की नीति नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ गुटों से अलग रहा है, यहाँ पर सिर्फ गुटों से अलग रहा जा रहा है, न कि अंतरराष्ट्रीय मामलों से अलग। देखिए भारत समय समय पर जो है शीत युद्ध के दौरान जब दोनों देशों के मध्य, दोनों महाशक्तियों के मध्य जब भी एक तरीके से युद्ध की स्थिति बढ़ती थी तो भारत तो शीत युद्ध के प्रभाव को कम करने में लगा रहता था, प्रभाव को कम करना। देखिए अपने आप को अंतरराष्ट्रीय मामलों से काटकर नहीं रखा था, सिर्फ गुटों से अलग रखा था। इसलिए जो गुटनिरपेक्षता की नीति वो पृथकतावाद की नीति नहीं है, क्योंकि पृथकतावाद के अंतर्गत अपने आप को अंतरराष्ट्रीय मामलों से काटकर रखा जाता है, जो कि अमेरिका ने किया था अपनी स्वतंत्रता के बाद से लेकर प्रथम विश्व युद्ध तक लगभग जो है बिल्कुल भी अमेरिका ने अपने आप को अंतरराष्ट्रीय मामलों में संलग्न नहीं रखा था। दूसरा क्वेश्चन आता है कि गुटनिरपेक्षता की नीति तटस्थता की नीति नहीं, तटस्थता की नीति नहीं है, समझाइए। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पुट हुआ था कि गुटनिरपेक्षता की नीति तटस्थता की नीति नहीं है, समझाइए। तो इसमें क्या होता है? देखिए तटस्थता का मतलब क्या होता है? अलग रहना, कोई अलग होना या अपने आप को किनारे कर देना। तट का मतलब किनारा, तो किनारे कर देना, वही किनारे कर लेना मतलब अलग कर लेना। यानी तटस्थ जो देश है अपने आप को जिसने अंतरराष्ट्रीय मामलों से तटस्थ कर रखा है यानी दूर कर रखा है, उसके लिए ये जरूरी नहीं कि वो युद्ध में अपनी राय दे। जो युद्ध जो दो देशों के मध्य हो रहा है तो उसमें एक मध्यस्थता की भूमिका निभाए, ये तटस्थ रहने वाले देश के लिए जरूरी नहीं है। जबकि गुटनिरपेक्ष में शामिल देशों के लिए जरूरी है कि यदि दो देशों के मध्य युद्ध हो रहा है तो उनमें मध्यस्थता की भूमिका निभाना। इसके दौरान भारत ने भी जो है शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य होते हुए भारत ने भी इन जो है बहुत सारे पहलू जब आए थे, युद्ध की स्थिति बनी थी, तो भारत ने भी अपने आप को मध्यस्थता की भूमिका निभाई। दोनों महाशक्तियों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी किसने? भारत ने। तो आप समझ में आ गया गुटनिरपेक्ष आंदोलन पृथकतावाद की नीति नहीं, क्योंकि पृथकतावाद में अलग होना रहता है, यानी अपने आप को अंतरराष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना होता है पृथकतावाद। तो ये गुटनिरपेक्षता की नीति पृथकतावाद की नीति नहीं है, क्योंकि जो है भारत या किसी भी सदस्य ने, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो भी सदस्य देश था उसने अपने आप को अंतरराष्ट्रीय मामलों से काटकर कतई नहीं रखा था। तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये पृथकतावाद की नीति नहीं है। अब देखिए पृथकतावाद की नीति किसने अपनाई थी? अमेरिका ने अपनाई थी। कब अपनाई थी सर? अपनी स्वतंत्रता से लेकर प्रथम विश्व युद्ध से पहले तक अमेरिका ने अपने आप को अंतरराष्ट्रीय मामलों से बिल्कुल काट कर रखा था। तटस्थता की नीति, तो तटस्थता की नीति, तटस्थ का मतलब भी होता है अलग होना है, किनारे कर लेना, अपने आप को अंतरराष्ट्रीय मामलों से अलग कर लेना। यदि दो देशों के मध्य युद्ध भी हो रहा है तो तटस्थ देश के लिए ये जरूरी नहीं कि वो उसके बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाए, जबकि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल देश है उनके लिए जरूरी था कि वो मध्यस्थता की भूमिका निभाए। दिस इज रॉन्ग, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। यहां तक समझ में आ गया? अगला टॉपिक ले, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो किस प्रकार से लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। तो जहां तक सुधार करने की बात होगी सुधार भी हो जाएगा, सारी चीजें अपनाई जाएगी। तो आपको ये चीजें बतानी पड़ेगी, कमेंट करके बताएं। चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा हौसला अफजाई होता रहे। एक है नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। देखिए नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है, इसको भी देखो कि शीत युद्ध के दौरान जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन चला था, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन इतना भारी नहीं था कि सिर्फ गुटों से अलग रहना है, इतनी सी बात नहीं है कि गुट से अलग। इसके दौरान देशों के मध्य सहयोग की भावना बनी, बहुत सारे संगठन बनाए गए सहयोग के लिए। तो
1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार में विकास से संबंधित एक सम्मेलन हुआ था। 1972 में कब हुआ था? 1972 में हुआ था सर। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, शॉर्ट में लिखे यूएनए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, इसका एक व्यापार एवं विकास से संबंधित एक सम्मेलन हुआ। उसमें कुछ बातों को बताया गया कि इन देशों के लिए किस प्रकार से फायदेमंद है। भाई, गुटनिरपेक्ष आंदोलन इन देशों के लिए किस प्रकार से फायदेमंद है, उसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि जो स्वतंत्र, नव स्वतंत्र देश है, कौन से देश? नव स्वतंत्र, जो नए नए स्वतंत्र हुए हैं, उन देशों के लिए किस प्रकार से ये फायदेमंद है। देखिए, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि जो नव स्वतंत्र देश है, नव स्वतंत्र जो देश है, उनके जो प्राकृतिक संसाधन है, देखिए प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या आते हैं आप लोगों को मैं बता देता हूं। देखिए, संसाधन क्या होता है, इस चीज को अपन को समझना है, थोड़ा सा ये बता देता हूं जो आपको भी याद रहे हमेशा। तो संसाधन होता है वह वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी, संसाधन कहलाती है। अब वो कोई सी वस्तु हो, मानव के लिए लगभग हर चीज उपयोगी। देखिए, संसाधन वो है जो सिर्फ मानव के लिए उपयोगी। प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो मानव के लिए उपयोगी है वो संसाधन है। तो मानव के लिए उपयोगी जैसे देखिए, जब तक ट्रेन का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक कोयला मानव के लिए कोई उपयोगी नहीं था, तो ये संसाधन नहीं था। लेकिन जब से भाप के इंजन का आविष्कार हुआ है तब से कोयला हमारे लिए एक संसाधन बन गया। तो प्राकृतिक संसाधन यानी प्रकृति से प्राप्त संसाधन अपने लिए तेल है, कोयला, डीजल, पेट्रोल वगैरह और भी बहुत सारी चीजें प्रकृति से अपने को मिलती है। तो प्राकृतिक जो संसाधन है नव स्वतंत्र देशों के, उन पर उनका ही अधिकार रहेगा। देखिए, जब आप गुटों में शामिल रह रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि महाशक्ति कौन देशों को अपने गुट में शामिल करना चाहिए। उसका सिर्फ यही उद्देश्य था कि उसके जो प्राकृतिक संसाधन है उनमें उनको प्राप्त किया जाए। जैसे खाड़ी देशों के प्राकृतिक संसाधन है, ईरान, इराक के खाड़ी देश है, सऊदी अरब, यहाँ से बहुत ज्यादा मात्रा में जो है तेल निकलता है। तो उन पर महाशक्ति का अधिकार हो जाएगा, उनको प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें कहा गया कि नव स्वतंत्र जो देश है उनके जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर उनका पूर्ण अधिकार होना चाहिए। भाई, पूर्ण अधिकार होना चाहिए। पश्चिम के देशों के बाजारों तक, पश्चिम के बाजारों तक पहुंच हो, पश्चिम के बाजारों तक पहुंच हो जानी चाहिए जो नव स्वतंत्र देश है। इनका शोषण नहीं हो किसी भी प्रकार से। यह कहता है कौन? 1972 में जो यूएनओ के व्यापार और विकास की जो रिपोर्ट आई थी वो कह रही है कि पश्चिम के देशों के बाजारों पर नव स्वतंत्र देशों की पहुंच हो, और जो पश्चिम के देशों से जो प्रौद्योगिकी मंगाई जा रही है, पश्चिम के देशों से मंगाई जाने वाली प्रौद्योगिकी, मंगाई जाने वाली प्रौद्योगिकी पर लागत कम, यानी उसकी लागत कम हो। अगला क्या है? और अब इससे क्या है, जो है यूएनओ ने जो रिपोर्ट दी थी 1972 की, तो उसमें एक बात और कही गई कि गुटनिरपेक्षता के कारण जो अल्प विकसित देश है, देखिए ये तीसरी दुनिया कहा गया था इन देशों को, अल्प विकसित देश। अल्प विकसित जो देश है उनको जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में उनकी भूमिका ही बढ़ गई, भूमिका बढ़ गई। यानी चार बातें बताई गई यूएनओ की जो 1972 की रिपोर्ट थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की, एक बार आप लिख सकते हो और लिखो तो 1972 की जो यूएनओ की रिपोर्ट थी, यूएनओ का जो व्यापार और विकास जो संगठन था, सम्मेलन था, उसकी रिपोर्ट के अनुसार जो है एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी इन्होंने। इस रिपोर्ट के अंतर्गत बताया गया कि नव स्वतंत्र जो देश है उनके जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर उनका पूर्ण अधिकार होना चाहिए।
पश्चिम के देश, देखिए पश्चिम के देश कौन है, यूरोपीय जो देश है जैसे इंग्लैंड वगैरह, तो इनको पश्चिम के देश कहा जाता है। ये पश्चिम के, तो पश्चिम के देशों के जो बाजार है उन तक इनकी पहुंच होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए सर? इनकी होनी चाहिए जो नव स्वतंत्र देश है या अल्प विकसित देश है या तीसरे दुनिया के जो देश है, इनकी पहुंच यहाँ तक होनी चाहिए। तीसरा बताया गया कि पश्चिम के देशों से मंगाई जाने वाली जो प्रौद्योगिकी को आप इंग्लिश में क्या कहोगे? टेक्नोलॉजी। जो पश्चिम के देशों से जो टेक्नोलॉजी मंगाई जाती है तो उन पर लागत कम होनी चाहिए, कम हुई है। और अल्प विकसित देश जो है उनकी, यानी जो नव स्वतंत्र देश है अल्प विकसित, दो प्रकार के देश है। एक तो होते हैं विकासशील और एक होते हैं विकसित। विकसित वो देश है जो अपना विकास पहले कर चुके थे, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, जापान है, उधर से अपने सोवियत संघ है, उस समय तक विकसित थे वो देश। तो इनके अलावा जो अल्प विकसित देश है उनकी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भूमिका बढ़ गई है। तो इन चार बातों को आप लिख भी सकते हो। अब अपन अगला टॉपिक लेते हैं, यही नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कहलाती है। अगला टॉपिक अपन लेंगे शीत युद्ध और भारत। शीत युद्ध व भारत, यानी शीत युद्ध के दौरान, अब अपन पॉइंट पे आते हैं कि शीत युद्ध के दौरान भारत की क्या स्थिति रही। देखिए शीत युद्ध आपको पता ही है कि भारत किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं है। भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, भारत जैसे स्वतंत्र हुआ, पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। तो पंडित नेहरू ने गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया था पंडित नेहरू के नेतृत्व में, तो उसमें भारत शामिल हुआ था। तो किसी भी गुट में शामिल भारत हुआ ही नहीं था। तो शीत युद्ध के दौरान भारत की क्या स्थिति रही थी, यानी भारत ने शीत युद्ध के दौरान, एक तो सबसे बताऊं, दोनों देशों के दोनों महाशक्तियां थी, उनके मध्य मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। यानी दोनों देशों के मध्य एक तरीके से संवाद को इन्होंने कंट्रोल किया था इंडिया ने, जो अपन कह सकते हैं एक प्रकार से जो है दोनों देशों के मध्य जो कटुता होती थी उसको कम करने का प्रयास भारत ने किया। इसके अलावा देखिए शीत युद्ध के दौरान भारत ने अपना हित साधन भी किया, हित साधन, यानी भारत ने वो काम किए थे शीत युद्ध के दौरान जिससे अपना हित साधता हो, न कि महाशक्ति का। दो पॉइंट पूछे जा सकते हैं शीत युद्ध के दौरान भारत की क्या एक्टिविटी रही थी, तो हित साधन। एक तो भारत ने अपना हित साधा, यानी जिस भी महाशक्ति से कोई भी चीजें मिलती हो किसी भी देश से, उनको लिया था इन्होंने, क्योंकि भारत एक अल्प विकसित देश था, इसको संसाधनों की जरूरत थी, देशों की सहायता की जरूरत थी। तो इन्होंने सहायता ली, संपूर्ण देशों से सहायता ली, जिससे भी मिली ली। दूसरा, भारत को लेकर ना तो कोई महाशक्ति ध्वंस जमा सकती थी और ना ही कोई देश कोई सी महाशक्ति जो है विश्वस्त रह सकती, क्योंकि भारत किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं था। तो अमेरिका ये मानती थी, ये सोचती थी कि भारत हमारे गुट में शामिल हो, सोवियत संघ ये सोचती थी कि भारत हमारे गुट में शामिल हो, लेकिन भारत को लेकर ना तो कोई विश्वस्त रह सकता था कि ये हमारे गुट में शामिल, क्योंकि इन्होंने सोवियत संघ से भी जो है खूब सारे, एक तरीके से मैं कहूँ सोवियत संघ से भी सहायता ली थी, अमेरिका से सहायता ली। इन्होंने किसी भी देश को बख्शा नहीं और दोनों देशों को यह भी कंफर्म नहीं हुआ कि भारत हमारे गुट में है या उनके गुट में, दोनों तरफ से सहायता ली। तो ये एक मेन बात है। तो शीत युद्ध के दौरान भारत की ये एक्टिविटी रही थी। अब आइए अपन जो है, अब देखिए एक होता है वाद, एक होता है विवाद, एक होता है तर्क, एक होता है वितर्क। तो यानी हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक सिक्का जब अपन उछालते हैं तो उसके भी दो पहलू होते हैं। तो दो चीजें, जब गुट निरपेक्ष आंदोलन की इतनी बढ़ाई हो रही है तो इसकी आलोचना भी हुई होगी। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की अपना भारत की जो नीति है गुट निरपेक्षता की, उसकी आलोचनाएं पढ़ते हैं। यहां से भी पूछा जाता है, पूछा गया था एक बार 4 नंबर में क्वेश्चन की भारतीय जो गुट निरपेक्षता की नीति उसकी आलोचना। तो इसमें 2 पॉइंट है, एक तो है सिद्धांत विहीन नीति, सिद्धांत विहीन नीति, यानी जो इसके
आलोचक है उनका कहना है कि भारत की जो घुटनों की नीति है ये सिद्धांत भी है, इसका कोई सिद्धांत ही नहीं, क्योंकि ये गुटों से अलग रहने वाली नीति है। लेकिन फिर भी भारत ने जो है लगभग गुटों में सोवियत संघ की तरफ भारत का रुख था, तो इसका कोई सिद्धांत वाली बात नहीं है, ये सिद्धांत विहीन नीति है। एक दूसरा ऐसा अस्थिरता की नीति, अस्थिरता की नीति। देखिए 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ कुछ जो है चीजों को लेकर हस्ताक्षर किए थे, यानी मित्रता का हाथ बढ़ाया था सोवियत संघ के साथ 1971 में। तो जो विश्व के अंतरराष्ट्रीय फलक पर जो पंडित थे, एक तरीके से मैं कहूं राजनीति के पंडित, तो उन्होंने ये माना कि भारत जो है सोवियत संघ के गुट में शामिल हो गया। लेकिन बांग्लादेश संकट को लेकर भारत ने फिर अमेरिका का रुख किया, तो इसमें भारत स्थिर नहीं रहा था, किसी भी गुट में स्थिर नहीं रहा था, इसलिए इसको अस्थिरता की नीति कहते हैं। तो आलोचकों को दो तरह के ये नीति, एक तो सिद्धांत भी ना, दूसरा ये अस्थिरता की नीति। एक नंबर में पूछा जा सकता है भारतीय जो गुटनिरपेक्ष है की नीति है उसकी आलोचना बताई तो सिद्धांत भी नीति, अस्थिरता की नीति 1971 में हस्ताक्षर जो है इन्होंने सोवियत संघ के साथ कर दिए थे, लेकिन उसी साल इन्होंने अमेरिका के साथ भी सहयोग किया, इसलिए। देखिए अब इसकी पढ़ेंगे अपन आलोचना पढ़ी, सॉरी। अब अपन पढ़ेंगे गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता, यानी वर्तमान समय में भी गुटनिरपेक्ष प्रासंगिक है, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन। देखिए 4 नंबर में एक बार पूछा गया था कि क्या वर्तमान समय में भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक है, तो हाँ वर्तमान समय में देखिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन, अब देखिए गुट तो रहे नहीं, वर्तमान समय की मैं बात कर रहा हूं। 25 दिसंबर 1971 को हो गया था सोवियत संघ का विघटन। 25 दिसंबर 1991 को हो गया था सोवियत संघ का विघटन। इसके साथ ही गुटों का तो मामला खत्म हो गया, विश्व के अंदर एक महाशक्ति रह गई अमेरिका। तो अब गुटनिरपेक्षता की नीति मतलब गुटों से अलग रहने की नीति, इसका कोई औचित्य नहीं है क्योंकि गुट ही नहीं है। लेकिन अब ये एक संगठन बन चुका है, ये एक क्या बन चुका है भाई, ये संगठन बन चुका है। इस संगठन के तले बहुत सारे उप संगठन बनाए जा चुके हैं, संस्थाएं बन गई है जो देशों के मध्य, एक दूसरे देशों के मध्य जो है व्यापार वाणिज्य या सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो है ये आज भी प्रासंगिक है। देखिए आप कुछ संधियां है, इनको आप लिख भी सकते हो संधियां। ये संधियां ज्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए बता रहा हूं। एक तो है LTBT, यानी पूरा नाम क्या है इसका, सीमित परमाणु परीक्षण संधि। LTBT मतलब सीमित परमाणु परीक्षण संधि। इस पर हस्ताक्षर हुए थे 5 अगस्त 1963 को, लेकिन ये प्रभावी हुई थी 10 अक्टूबर से। 10 अक्टूबर 1963 से ये प्रभावी हो चुकी थी। एक है NPT, मतलब परमाणु अप्रसार संधि। इस पर हस्ताक्षर हुए थे 1968 में, लेकिन ये 1970 से प्रभावी हो गई थी। 1968 में इस पर हस्ताक्षर हुए थे, लेकिन 5 मार्च 1970 को ये प्रभावी हो गई थी। तो ये इसी के साथ में अपना जो देखिए एक बार मेरे साथ में बोलिए LTBT सीमित परमाणु परीक्षण संधि। LTBT सीमित परमाणु परीक्षण संधि। LTBT सीमित परमाणु परीक्षण संधि हस्ताक्षर कब हुए थे, 5 अगस्त 1963, और प्रभावी कब से हुई थी, 10 अक्टूबर 1963 से। एक है NPT परमाणु अप्रसार संधि। NPT परमाणु अप्रसार संधि हस्ताक्षर हुए थे 1968 में, 5 मार्च 1970 से ये प्रभावी है। देखिए इसी के साथ में आपका पहला पार्ट होता है कंप्लीट, और पहले पार्ट की नोट बनकर तैयार है। जैसे ही आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर सम्मिलित होते, देखिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया भी है, तो जैसे आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर सम्मिलित होते हैं आपको वहां पर नोट्स मिल जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।